कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ काल और वाच्य को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 12 काल और वाच्य। सबसे पहले बिंदु है हमारा काल। काल का शाब्दिक अर्थ होता है समय। संसार में कोई भी काम ऐसा नहीं होता जिसका कोई समय ना हो। क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य का करने या होने का समय पता चलता है वह काल कहलाता है। जैसे कि कोई काम किसी समय में हो रहा है वो क्या है, काल कहलाए। शीतल पुस्तक पढ़ रही है और शीतल पुस्तक पढ़ेगी। इन तीनों वाक्यों में हमें समय का पता चल रहा है। पहले वाक्य में पढ़ रही थी यानी बीते हुए समय का पता चल रहा है। पढ़ रही है मतलब अभी इस समय का पता चल रहा है, और पढ़ेगी से आने वाले समय का पता चल रहा है। अतः हम ये कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से काम के करने या होने का समय पता चलता है, समय का बोध होता है, काल कहलाता है। काल के भेद। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल तथा भविष्य काल। 3 भागों में काल को वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहला पढ़ेंगे हम भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से उसका कार्य का होना बीते हुए समय में होने का पता चलता है वह भूतकाल कहलाता है। यानी बीते हुए समय में कार्य का होना भूतकाल है। जैसे कल वर्षा हो रही थी, मैंने शादी में भरपेट खाना खाया था। अब है भूतकाल। भूतकाल के भेद। भूतकाल के 2 भेद होते हैं, सामान्य भूतकाल तथा आसन्न भूतकाल। सामान्य भूतकाल जिस काल की वाक्य में आई क्रियाओं से कार्य की बीते हुए समय में सामान्य रूप से पूरा होने का बोध होता है उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे कि कोयल उड़ गई, माया ने पत्र लिखा, इसका उदाहरण है। आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल किसे कहते हैं? जिस काल में वाक्यों में आई क्रियाओं से कार्य का कुछ समय पहले ही समाप्त होने का बोध होता है उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे कि मैंने रामायण पढ़ी है, राम अभी खेल कर आया है, इसके उदाहरण है। ग है पूर्ण भूतकाल। जिस काल के वाक्य में आई क्रिया से कार्य के बहुत समय पहले होने का समय का बोध होता है उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे कि रीता योगा कर चुकी थी, शिकारी ने गोली चलाई थी, ये पूर्ण भूतकाल के उदाहरण हैं। अब है अपूर्ण भूतकाल। जिस काल में वाक्य में आई क्रियाओं के भूतकाल में होने लेकिन समाप्त न होने का बोध होता है उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे कि बारिश हो रही थी, रीमा कपड़े धो रही थी। अगला है संदिग्ध भूतकाल। जिस काल में वाक्य में आई क्रियाओं के भूतकाल में होने का संदेह का पता चलता है उसे संदिग्ध भूतकाल कहा जाता है। मुख्य अतिथि आ गए होंगे, चाची ने मिठाई बनाई होगी। च है हेतु है तो मद भूतकाल। जिस काल के वाक्यों में बीते हुए समय में एक क्रिया के होने पर दूसरी क्रिया या होना या न होना निर्भर करता है उसे हेतुमत भूतकाल कहा जाता है। समय मिलता तो राम जरूर आता, सूर्य निकल आता तो ठंड कम हो जाती। अब है वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान यानी चल रहे होने का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहा जाता है। जैसे हम खाना खाते हैं, मैं बरेली जाता हूँ, इसके उदाहरण हैं। अब है वर्तमान काल। वर्तमान काल के भी कुछ भेद होते हैं, आइए इसे पढ़ते हैं। पहला है वर्तमान काल हम किसे कहते हैं? जो समय इस समय चल रहा होता है वह समय वर्तमान काल कहलाता है। आइए पढ़ें। सामान्य वर्तमान काल। सबसे पहला सामान्य वर्तमान काल। जिस काल में क्रिया के रूप से कार्य के वर्तमान समय में होने का सामान्य ज्ञान हमें प्राप्त होता है वे सामान्य वर्तमान काल कहा जाता है। जैसे मोर नाचता है, कविता फल खाती है, इसके उदाहरण है। दूसरा है तत्कालिक वर्तमान काल। जिस काल में क्रिया के रूप से यह पता चलता है कि कार्य वर्तमान समय में अधूरा रह गया है किंतु अभी भी समाप्त नहीं हुआ, उसे तत्कालिक वर्तमान काल कहा जाता है।
मीनू अभी पढ़ रही है, राज अभी जा रहा है, इसका उदाहरण है। तीसरा है संदिग्ध वर्तमान काल, जिस काल में क्रिया के रूप से कार्य के वर्तमान समय में होने का संदेह या निश्चित या अनिश्चितता का बोध होता है, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहा जाता है। जैसे कि राम उड़ीसा जा रहा होगा, कपिल घर आता होगा। अगला है अपूर्ण वर्तमान काल, जिस काल में क्रिया के रूप से यह पता चलता है कि कार्य अभी भी चल रहा है किंतु पूरा नहीं हुआ, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहा जाता है। पिताजी गांव जा रहे हैं, मनोज कार चलाना सीख रहा है, इसका उदाहरण है। अगला है ड पूर्ण वर्तमान काल, जिस काल में क्रिया के रूप से कार्य के वर्तमान समय में पूर्ण रूप से समाप्त हो जाने का बोध होता है, उसे पूर्ण वर्तमान काल कहा जाता है। जैसे राहुल खाना खा चुका है, रामू आ गया है, इसका उदाहरण है। तीसरा काल आता है हमारा भविष्य काल। भविष्य काल यानी क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में कार्य के होने का पता चलता है, भविष्य काल कहलाता है। जैसे ईशा गाना गाएगी, कमला विद्यालय जाएगी, इसके उदाहरण है। भविष्य काल के भेद। पहला भविष्य काल का भेद है सामान्य भविष्य काल, जिस काल में वाक्यों में आई क्रिया के रूप से कार्य के आने वाले समय में करने या होने की निश्चितता का पता चलता है, उसे सामान्य भविष्य काल कहा जाता है। जैसे कि हम बाजार जाएंगे या हम कल खेलेंगे, इसका उदाहरण है। संभाव्य भविष्य काल, जिस काल में वाक्य में आई क्रिया के रूप से कार्य के आने वाले समय में पूरा होने का पता नहीं चलता, केवल उसके होने की संभावना होती है, उसे संभाव्य भविष्य काल कहते हैं, यानी संभावनाएं होती। शायद कल मौसा जी जाए, इसका उदाहरण है। शायद कल वर्षा हो, इसका उदाहरण है। हेतु हेतुमत भविष्य काल, जिस काल से वाक्य में क्रिया के रूप से यह पता चलता है कि वह दूसरी क्रिया के होने की स्थिति में है, भविष्य में संपन्न होगी, उसे हेतु हेतुमत भविष्य काल कहते हैं। जैसे कि यदि तुम कल आए तो मैं अवश्य चलूंगा, यदि मेहनत नहीं करोगे तो सफलता कैसे प्राप्त करोगे, इसके उदाहरण है। अगला बिंदु है हमारा वाच्य। वाच्य एक व्याकरणिक अवधारणा है जो वाक्य में क्रिया के रूप और उसके संबंध को दर्शाती है। यह बताती है कि क्रिया का प्रयोग किस प्रकार किया गया है और उसका संबंध वाक्य के अन्य तत्वों, कर्म, कर्ता या भाव में कैसा। पहला है अमन हंसता है, यह दरवाजा नहीं खुलता, बीमार आदमी से चला नहीं जाता। ऊपर दिए गए पहले वाक्यों में कर्ता अमन की प्रधानता है, इसी प्रकार दूसरे वाक्य में क्रिया खुलता की प्रधानता है और तीसरे वाक्य में भाव चला नहीं जाता की प्रधानता है। इन वाक्यों में क्रिया के भिन्न भिन्न रूप वाच्य कहलाते हैं। यानी ये कहा जा सकता है कि क्रिया का वह रूप जिससे पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म, भाव में किसकी प्रधानता है, उसे वाच्य कहा जाता है। वाच्य के भेद। वाच्य के 3 भेद होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य तथा भाववाच्य। यदि वाच्य की क्रिया का संबंध कर्ता से होता है और क्रिया कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार बदलती है तो उसे कृतवाच्य कहा जाता है। मैं दूध पीता हूँ, वह प्रतिदिन खेलता है, उसका उदाहरण है। यहाँ पर ये जानने वाली बात है कि कृतवाच्य में कर्ता ही प्रधान होता है। कृतवाच्य में कर्ता के साथ से के द्वारा परसर्गों का भी प्रयोग कभी नहीं किया जाता। कृतवाच्य में अकर्मक व सकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग होता है। जिन क्रियाओं के साथ परसर्ग नहीं होते उनमें क्रिया कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार बदलती है। जैसे लड़का मिठाई खाता है, लड़के मिठाई खाते हैं और लड़कियां मिठाई खाती हैं, इसके उदाहरण में कर्म प्रधान हो और क्रिया का लिंग, वचन उसी के आधार से बदलता है तो वे क्या कहलाते हैं, कर्मवाच्य। मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, मेरी मदद से आपने काम कर लिया, इसके उदाहरण है। यहाँ पर जानने वाली बात यह है कि इन वाक्यों का उद्देश्य कर्ता
न होकर कर्म होता है। वाक्यों का उद्देश्य कर्ता न होकर क्रिया का कर्म होता है। कर्मवाच्य केवल सकर्मक क्रिया से बनता है या क्रिया सकर्मक क्रिया से उत्पन्न अकर्मक होती है, जैसे पानी बरस रहा है, खाना बन गया है आदि इसके उदाहरण। इन वाक्यों में कर्ता भी हो सकता है और नहीं भी, लेकिन वाक्य का केंद्र कर्म ही होता है। कर्ता के महत्व को कम करने के लिए उसके साथ से या फिर के द्वारा परसर्गों का प्रयोग किया जाता है। क्रिया के लिंग और वचन कर्म के अनुसार होते हैं। तीसरा है हमारा भाववाच्य। यदि वाक्य में न तो कर्म की प्रधानता हो और न ही कर्ता की, लेकिन क्रिया के भाव प्रधान हो, तो वह भाववाच्य होता है। जैसे कि मुझसे अब खेला नहीं जाता, रीमा से हंसा नहीं जाता, इसका उदाहरण है। यहाँ पर ये जानने वाली बात है कि भाववाच्य में क्रिया हमेशा अन्य पुरुष, पुल्लिंग तथा एक वचन में होती है। भाववाच्य में क्रिया प्राय असत मर्थता प्रकट करने के लिए होती है। कर्मवाच्य की तरह इसमें भी कर्ता का महत्व कम करने के लिए से के द्वारा परसर्गों का प्रयोग किया जाता है तथा कर्ता का लोप कर दिया जाता है। दिनेश से खाना खाया नहीं जाता, दिनेश के साथ से परसर्ग अब तो चला नहीं जाता, कर्ता का लोप इसमें हो। अब है वाच्य परिवर्तन। कृतवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन। यदि कृतवाच्य से कर्मवाच्य के साथ कोई विभक्ति चिन्ह परसर्ग लगा हो तो उसे हटाकर से या के द्वारा लगाया जाता है और क्रिया कर्म के अनुसार परिवर्तित हो जाती है। क्रिया के बदले हुए रूप के साथ जाना क्रिया को काल, पुरुष, वचन और लिंग के अनुसार जोड़कर सामान्य क्रिया को संयुक्त क्रिया में बदल दिया जाता है। जैसे कि कृतवाच्य है मैंने खाना खाया, कर्मवाच्य है मेरे द्वारा खाना खाया गया। कृतवाच्य है माँ चाय बना रही है और कर्मवाच्य क्या है, माँ द्वारा चाय बनाई जा रही है। कृतवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन। कृतवाच्य की क्रिया को अन्य पुरुष एक वचन में कर दिया जाता है। कृतवाच्य को सामान्य भूतकाल में लगाकर काल के हिसाब से काल के अनुसार जाना क्रिया का रूप जोड़ दिया जाता है। कर्ता में करण कारक की विभक्ति से लगानी चाहिए। आवश्यकता के अनुसार निषेध सूचक यानी नहीं नकारात्मक शब्द का प्रयोग करना चाहिए। जैसे यहाँ दिया है कृतवाच्य चिड़िया ने घोंसला बनाया, भाववाच्य क्या हो गया, चिड़िया से घोंसला बनाया जाता है। सीता खाना नहीं बनाती है, सीता से खाना नहीं बनाया जाता है। कर्मवाच्य से कृतवाच्य में परिवर्तन। पहला, कर्ता में लगे से या के द्वारा परसर्ग हटा दिए जाते हैं। यदि क्रिया सामान्य भूतकाल में हो तो कर्ता के साथ ने शब्द जोड़ दिया जाता है। जैसे उससे काम किया गया तो उसने काम किया। जाना संयुक्त क्रिया को हटा दिया जाता है। जैसे पढ़ा जाता है, पढ़ता है। कर्मवाच्य और कृतवाच्य यहाँ पर दिया गया है। कर्मवाच्य है सेना द्वारा गोली चलाई गई, कृतवाच्य है सेना ने गोली चलाई। तो इसी के साथ पाठ समाप्ति पर आइए इसे संक्षेप में दोहराएं। क्रिया के करने या होने का बोध, क्रिया के करने या होने के समय को काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल तथा भविष्य काल। भूतकाल के 5 भेद होते हैं, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, हेतु मत भूतकाल और पूर्ण भूतकाल। वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं, सामान्य वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान तथा पूर्ण वर्तमान काल। भविष्य काल के 3 भेद होते हैं, सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल तथा हेतु मत भविष्य काल। वाच्य से पता लगाया जाता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म, कर्ता, क्रिया या भाव में से किसकी प्रधानता होती है। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य तथा भाववाच्य। तो इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।